रशियन यूक्रेनियन वॉर चल रहा है। इवन रशियन प्रेसिडेंट हैज थ्रेटन्ड द वर्ल्ड कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, यानी कि वर्ल्ड इज अगेन ऑन द वर्ज ऑफ न्यूक्लियर अटैक। 1945 की याद आ गई जब पहली बार अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब दे मारा था। और न्यूक्लियर बॉम्ब में इतनी क्षमता है कि पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। और आज वर्ल्ड में इतने एटमी बॉम्ब्स हैं कि अर्थ को कितनी बार ब्लास्ट किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। इन सब बातों के बीच में जो एक बॉडी क्रिएट की गई थी, दैट इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज समवेयर फेडेड अवे, धुंधली हो गई है, जिसका पर्पस यही था प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर वॉर हॉस्टिलिटी, आज कहीं नजर नहीं आ रही। आज अगेन मानवता खतरे में है। फ्रेंड्स, इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के रोल के, इसके फंक्शन के, इसके स्ट्रक्चर के, और व्हाट रिफॉर्म्स शुड बी देयर, इन बातों पर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वर्ल्ड वॉर वन, दैट वाज ड्यूरिंग 1914 टू 1919, कहता 1914 से लेकर 1919 तक वर्ल्ड वॉर वन हुआ। और हुआ क्यों? ऑफ कोर्स नए नए टेरिटरी एक्वायर करने के लिए, अपने लिए नए नए देशों पे कब्जा करने के जो उनकी डिजायर थी उसकी वजह से हुआ। नए नए टेरिटरी पे दबदबा बनाए रखने के लिए हुआ। वर्ल्ड वॉर वन बेसिकली जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और टर्की, ये जो सेंट्रल पावर्स थी इनके बीच में और अलाइज पावरों के बीच में हुआ। अलाइज पावर जैसे कि यूएसए, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस एक तरफ ये थे, और जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की एक तरफ थे। वर्ल्ड वॉर वन जो है 1919 में खत्म हो गया। और उसी समय अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने यह कहा कि हमें फ्यूचर में वॉर ना हो, इसलिए स्टेप लेने पड़ेंगे। और अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन एंथुसियास्टिकली सपोर्टेड क्रिएशन ऑफ लीग ऑफ नेशन। एक मीटिंग हुई और ट्रीटी ऑफ वर्साइली पेरिस में साइन हुई, और ट्रीटी ऑफ वर्साइली के साथ लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश हुआ। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर वॉर। हालांकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एंथुसियास्टिकली सपोर्ट की थी, लेटर ऑन अमेरिका डिड नॉट ज्वाइन दिस लीग ऑफ नेशन। अमेरिका इसका मेंबर नहीं बना, मगर इसके बनने के 20 इयर्स के बाद ही अगेन 1939 में वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गया। ऐसी क्या कमी थी ये ऑर्गेनाइजेशन की कि ये वॉर प्रिवेंट नहीं कर पाया? हालांकि वुड्रो विल्सन के एफर्ट के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। बट ऐसा क्या हुआ कि विद इन 20 इयर्स अगेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, और अगेन द सेंटर ऑफ वॉर वाज यूरोप इटसेल्फ। जंग का सेंटर यूरोप की धरती ही बनी। क्यों बना? क्योंकि जो लीग ऑफ नेशन बनाया गया था उसमें पहली चीज, एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसी बॉडी जो आज है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, यानी कि दादा नहीं बनाए गए थे जिनके ऊपर जिम्मेवारी थी वर्ल्ड में वॉर ना हो, वॉर को रोकने की। प्लस ये जो बॉडी बनी लीग ऑफ नेशन, इसमें पीस कीपिंग फोर्स लागू करने की भी पावर नहीं थी। ओवरऑल आप कह सकते हो कि एक टूथलेस टाइगर था। 20 साल के बाद दोबारा जंग शुरू हो गई। अगेन सेंटर ऑफ वॉर जो था यूरोप था। एक तरफ थे जर्मनी, इटली, जापान, दूसरे तरफ थे मित्र देश अलाइज, रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका। वॉर शुरुआत हुई जर्मनी के पोलैंड पे अटैक करने के साथ। जब जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक कर दिया और वॉर रशिया के दरवाजे पे ले आए, वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। शुरू में अमेरिका ने पार्टिसिपेट नहीं किया इस वॉर में। अमेरिका इस यूरोपियन ड्रामा में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था, लेकिन जापान ने उसके हार्बर पे अटैक करके अमेरिका को भी इस जंग में खींच लिया। जंग इतना भयानक था कि लगभग 85 मिलियन लोग मर गए। इंसानियत के लिए सबसे खतरनाक ये जंग साबित हो गया। अडोल्फ हिटलर, जिसको मानवता की कोई परवाह नहीं थी, इन लोगों को कंसंट्रेशन कैंपों में मारता जा रहा था। इटली को, जापान को, किसी को मानवता का कोई चिंता नहीं थी, इंसानियत की कोई चिंता नहीं थी। इंसान इनके लिए घास फूस थे। आपने देखा होगा ज्यूस को उन्होंने जहरीली गैसों से मार दिया। बड़ा ही दर्दनाक समय था। खैर, वर्ल्ड वॉर टू का एंड बड़ा ही और दर्दनाक हुआ। और वो कैसे? अमेरिका ने अभी अभी नया एटॉमिक बॉम्ब डेवलप किया था, और 2 एटॉमिक बॉम्ब नागासाकी और हिरोशिमा पर दे मारे। कहते जब बम गिरे वहां पर 3 लाख सेंटीग्रेड टेम्परेचर इमीडिएटली आ गया,
और इंसान जो भी चीजें थी, इवन स्टील, उस समय इमीडिएटली वेपराइज हो गई। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे मारा गया था, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे बम मारा गया, और ये पहली बार एटॉमिक यूज का एग्जाम्पल है। और इंसान को समझ आ गया कि एटॉमिक जो बॉम्ब है कितने खतरनाक है। और अब अगेन रशिया धमकी दे रहा है वर्ल्ड को एटॉमिक पावर की, एटॉमिक बॉम्ब्स की। रशिया को पता नहीं कि कितने खतरनाक बॉम्ब हैं। आज वर्ल्ड में इतने न्यूक्लियर बॉम्ब हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता है, तो मैनी टाइम्स अर्थ कैन बी डिस्ट्रॉयड विद दीज अवेलेबल एटॉमिक बॉम्ब्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे यहां सिविल सर्विस एग्जाम के 3 बैच चल रहे हैं, जीएस के 7 to 9, 11 to 1 और 4 to 6। हमारे ऑफलाइन बैच के साथ साथ ऑनलाइन बैच भी चल रहा है। सीसेट के 3 बैचेस चल रहे हैं, और आप हमारे डेमो वीडियोस को यूट्यूब पर देख सकते हैं। कनिष्ठा भारती इंस्टीट्यूट है, लीडिंग इंस्टीट्यूट है सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी में। हमने अभी रिसेंटली यूपीएससी में भी सक्सेस दिया है, और पीसीएस में जो अभी हुआ है उसमें 3rd रैंक हमने दिया है। तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, और रीजनेबल रेट्स पर आपको ये कोर्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब वर्ल्ड वॉर 2 नागासाकी हिरोशिमा पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने के साथ खत्म हो गया। अगेन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने एक टर्म कॉइन किया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका ने सपोर्ट किया कि एक हम यूएनओ बनाते हैं। एक मीटिंग हुई डम्बर्टन ऑस्क में 1944 के तहत। इस कॉन्फ्रेंस में यह डिसीजन लिया गया, जो वर्ल्ड के उस समय लीडर थे, यूएसएसआर, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, इन्होंने यूनाइटेड नेशन बनाने का एक ड्राफ्ट तैयार किया। इस ड्राफ्ट को अप्रूव जो है सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में 1945 में अमेरिका में जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें फाइनलाइज कर दिया। और उस समय 50 मेंबर्स, बाद में पोलैंड शामिल हो गया, तो 51 मेंबर्स ने इस एग्रीमेंट को साइन किया, और ये जो है एग्रीमेंट रेटिफाइड हो गया 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए 24 अक्टूबर को यूएनओ डे भी मनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लीग ऑफ नेशन के बाद अगेन यूएनओ क्या? यूएनओ में कुछ डिफरेंस था लीग ऑफ नेशन। इसका सोल पर्पस ये था प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर वॉर, भविष्य में ऐसा कोई वॉर ना हो। जैसे कि लीग ऑफ नेशन में अमेरिका पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, इसमें अमेरिका मेंबर बना। इस यूनाइटेड नेशन में क्या डिफरेंस था? अगर आप डिफरेंसेस में देखो तो ये इसके पास स्ट्रॉन्गर एनफोर्समेंट सेटअप था, इसके पास पीस कीपिंग फोर्स थी, इसके पास लार्जर मेंबरशिप बेस है। आप देखोगे तो 1945 में देयर वर 51 मेंबर्स और आज 193 मेंबर्स हैं। द लेटेस्ट मेंबर जो था साउथ सुडान 2011 में ज्वाइन किया। दिस इज मोर इंक्लूसिव। अगर आप देखोगे तो लीग ऑफ नेशन से ये ज्यादा पावरफुल है। हम और इसके बारे में बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या डिजाइन हुआ। आप देखोगे यूनाइटेड नेशन का तो इसमें 6 मेजर बॉडीज हैं। जनरल असेंबली जो कि सारे मेंबरों की है, 193 मेंबर्स बैठते हैं इसमें, हर देश अपना अपना मेंबर भेजता है। सिक्योरिटी काउंसिल एक ऐसी बॉडी है जिसके ऊपर जिम्मेवारी दी गई है वर्ल्ड में पीस और स्टेबिलिटी लाने की, इसमें 15 मेंबर्स हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल जो कि अब इसकी जरूरत नहीं है, 1994 के बाद अब इसमें कोई मीटिंग नहीं हुई। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो बनाया गया है, अगर कोई इंसानियत के खिलाफ काम करे तो उसको यहाँ पे न्याय मिलता है। और एक सेक्रेटेरिएट है जो इसके काम को इंप्लीमेंट करता है। हम इन बॉडीज को फर्दर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज होती है। आपने देखा होगा लैंग्वेजेस के ऊपर तो बहुत सारे क्लेम होते हैं। यूनाइटेड नेशन में 6 लैंग्वेजेस हैं, अरेबिक, चाइनीज, स्पेनिश, रशियन, फ्रेंच और इंग्लिश। ये 6 लैंग्वेजेस में यहाँ काम होता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है, और अभी इसके जनरल सेक्रेटरी जो हैं एंटोनियो गटरस हैं। अब बात करते हैं जनरल असेंबली की। जो जनरल असेंबली है 193 मेंबर्स इसमें बैठते हैं, और इसका प्रेसिडेंट जो है हर साल अपॉइंट होता है। अभी साले इसके प्रेसिडेंट हैं। इसका काम क्या है? इसके जो बजट, पॉलिसी मेकिंग, डेलिब्रेशन मेजर फंक्शन है, और इसके जो मेजर फंक्शन है 2/3 मेजोरिटी के साथ पास किए जाते हैं। और इसका एक और काम है कि ये नए मेंबर जो भी यूएनओ में आना चाहते हैं उसके लिए 2/3 मेजोरिटी से
वोट पास करते हैं। हालांकि नए मेंबर आने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर की अप्रूवल भी चाहिए होती है। नेक्स्ट, सेक्रेटरी जनरल। बेसिकली ये बॉडी है, परमानेंट सेक्रेटेरिएट है, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली के फैसले को डे टू डे कामों के हिसाब से लागू करता है। और अभी इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं। ये यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी का काम है। आगे बढ़ो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका मकसद है वर्ल्ड में पीस स्टेबिलिटी को इंश्योर करना। इसमें 15 मेंबर्स हैं, 5 जिन्हें P5 कहते हैं परमानेंट मेंबर है, और 10 जो मेंबर्स हैं वो हैं टेम्परेरी मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। जो P5 मेंबर्स हैं इन्हीं के पास वीटो पावर है। आप देखो, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ये 10 हैं, और इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो एरिया के हिसाब से, जैसे अफ्रीका 3 मेंबर को भेजता है, एशिया 2, लैटिन अमेरिका 2, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स 2, ईस्टर्न यूरोप 1। हम भी यानी कि इंडिया भी इसका मेंबर बना 2020 में, और इसका 1 जनवरी 2021 से इसका टेन्योर शुरू हो गया। जब इंडिया इसमें मेंबर बना, हालांकि लास्ट टाइम इंडिया इसमें 2012 में मेंबर बना, तो जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो 2 इयर्स टर्म के लिए चुने जाते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर को 2/3 मेजोरिटी के साथ जो जनरल असेंबली हाँ कर दे तो मेंबर बनते हैं। जैसे कि इंडिया जो मेंबर बना तो 192 कंट्रीज में से 184 कंट्रियों ने हमें सपोर्ट किया, और जब इंडिया मेंबर बना तो उस समय बड़ी पॉजिटिविटी थी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई हम 5S के साथ काम करेंगे, यानी कि सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि, इसके साथ हम काम करेंगे। और इन्होंने एक टर्म दिया, नॉर्म्स के साथ काम करने को कहा। नॉर्म्स का मतलब है न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। मगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये जो P5 है, इन्हीं का बोलबाला है। कोई भी काम अगर सिक्योरिटी काउंसिल में से पास करवाना है, रेजोल्यूशन आपने पास करवाना है, तो इन P5 मेंबरों की हामी जरूरी है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन जो वॉर के ऊपर रेजोल्यूशन पास होने लगा था, तो इसमें रशिया ने वीटो कर दिया। हालांकि इंडिया, चाइना और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इसमें से एब्सटेनेशन किया, यानी कि इसमें वोट में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब जो बात करते हैं जो P5 है, इनकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, और इसी इंपॉर्टेंस की वजह से आज वॉर रुक नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ये अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से यूनाइटेड नेशन को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। कभी अमेरिका अपने हिसाब से चलाता है, तो कभी रशिया चलाता है, तो कभी चाइना चलाता है। आप देखेंगे तो ये P5 वो लोग हैं जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर करते हैं। हालांकि इंडिया को कहा गया था परमानेंट मेंबर बनने के लिए, 2 बार अपॉर्चुनिटी आई थी, लेकिन इंडिया ने उस अपॉर्चुनिटी को ठुकरा दिया। ये P5 वाले ही न्यूक्लियर बॉम्ब वाले देश हैं, इन्हीं के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, बाकी किसी को न्यूक्लियर बॉम्ब की मान्यता नहीं दी गई। हालांकि 9 देश ऐसे हैं वर्ल्ड में जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, जैसे कि P5 हो गए, प्लस इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल के पास भी कहा जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब ये जो P5 मेंबर्स हैं और जो 10 मेंबर्स हैं, ये 10 मेंबर्स हैं टेम्परेरी हैं, ये परमानेंट है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर 9 वोट मिलेंगे तभी कोई रेजोल्यूशन पास होगा, लेकिन अगर एक भी P5 मेंबर्स में से वोट जो है अगेंस्ट डालता है तो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। लेकिन P5 के वीटो पावर का यह मतलब नहीं है कि मैटर डिबेट नहीं होगा। मैटर में ऑफकोर्स डिबेट होगा, डिस्कशन होगी, लेकिन रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। हमेशा से ये सिक्योरिटी काउंसिल जो है अपने फायदे में ये P5 मेंबर ने काम किया है। जैसे आप देखो वर्ल्ड में चाइना, रशिया ने सीरिया के ऊपर वीटो कर दिया, और अभी रशिया ने यूक्रेन मैटर पर वीटो कर दिया। अमेरिका ने 42 टाइम्स इजराइल के लिए वीटो किया। फलस्तीन को फुल स्टेटहुड मेंबर नहीं दिया जा रहा। चाइना ताइवान को मेंबर नहीं बनाने दे रहा। यानी कि हर वक्त ये P5 मेंबर जो हैं अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। जब कई बारी P5 मेंबर और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई रेजोल्यूशन पास ना हो पाए, कोई भी कंसेंसस ना बन पाए, कोई भी डिसीजन ना हो पाए, उस केस में 377A के तहत एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की इमरजेंसी सेशन बुलाया जाता है। जय सेशन या तो 7 मेंबर्स जब मेजोरिटी कहें सिक्योरिटी काउंसिल के तो बुलाया जाता है।
ताकि वर्ल्ड का पीस स्टेबिलिटी खतरे में होता है, इसलिए उस मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इमरजेंसी मीटिंग बुलाती है। 24 आवर्स के अंदर वो मीटिंग होनी होती है। अगर इस मीटिंग में पास हो गया तो मेंबर कंट्री इंडिविजुअली और कलेक्टिवली उस देश के खिलाफ डिसीजन लेते हैं जो कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए खतरनाक होता है। हालांकि आज तक 11 मीटिंग हो चुके हैं, जो 11th मीटिंग अभी दिस इज गोइंग ऑन, मगर इसका कुछ खास असर नहीं होता। क्योंकि यूनाइटेड नेशन इटसेल्फ इज ए टूथलेस टाइगर, ये कई ग्रुपों में बटा हुआ है। अब आगे बात करोगे तो इंडिया इसीलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की बात कर रहा है, क्योंकि ये बॉडी जो है 1945 एरा के वर्ल्ड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। आज वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया है, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आपने देखा 1945 में यूनाइटेड नेशन बना था और आज उसके 77 ईयर्स हो गए हैं। कहते हैं 77 ईयर्स में इसकी क्या अचीवमेंट है, तो आप देखोगे तो इसमें एक इन्होंने क्रिमिनल कोर्ट भी एस्टेब्लिश किया ताकि अगर वॉर क्राइम किसी के खिलाफ इल्जाम है तो उसको सजा दे सकें। इन्होंने यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी बनाई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाया। आपने देखा कि किस तरह से ये कोविड के मैनेजमेंट में हेल्पफुल है। वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया, ग्लोबल वार्मिंग पे काम कर रहे हैं, हेल्थ पे काम कर रहे हैं और न्यूक्लियर वॉर फ्यूचर में ना हो उसको रोकने पे काम कर रहे हैं। लेकिन आप देखो अगेन रशिया जो है न्यूक्लियर बम का धमकी दे रहा है। अब बात करोगे कि भाई ये तो ठीक है, सक्सेस थी, लेकिन इनकी फेलियर क्या है? अगर आप फेलियर पे देखोगे तो इनकी फेलियर की लंबी लिस्ट है। जिस पर्पस के लिए इसे बनाया गया था कि भी इस वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर ना हो, फर्दर वॉर ना हो, वो रुक ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरह से क्रिएट हुआ है कि हर वेस्टेड इंटरेस्ट अपने हिसाब से उसको चलाने की कोशिश करता है। जैसे कि आप देखो कश्मीर का मुद्दा आप आज तक नहीं सुलझ पाया, सीरिया का मुद्दा, सुडान का मुद्दा, आपने देखा होगा अभी अफगानिस्तान में से अमेरिकन सेना निकल रही है, फिलिस्तीन और इजराइल का मुद्दा सॉर्टेड आउट नहीं हो पाया, और आज यूक्रेन और रशिया जंग लड़ रहे हैं और न्यूक्लियर बॉम्ब का खतरा वर्ल्ड पे मंडरा रहा है, वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा मंडरा रहा है। ये किसकी कमी है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, यूनाइटेड नेशन की, जिसका मकसद यही था कि वॉर को प्रिवेंट करना, हॉस्टिलिटी को खत्म करना, पीसफुली डायलॉग के साथ मुद्दों को सुलझाना। लेकिन ये फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर था वो अपने अपने हित को साधने के लिए इस्तेमाल किया गया। दैट इज व्हाई इंडिया सिंस 1992 में जो है इसमें रिफॉर्म की बात कर रहा है। इंडिया नहीं, ब्राजील, जर्मनी, जापान, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। इंडिया यहां तक कह रहा है कि आप हमें परमानेंट मेंबर बनाओ, चाहे वीटो दो या ना दो, लेकिन रिफॉर्म तो करो। मगर ये रिफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इवन अफ्रीका की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, साउथ अमेरिका की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कई और हिस्से की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन ये जो अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, फ्रांस है, ये लोग दे के राजी नहीं, रिफॉर्म करके नहीं राजी। वो चाहते हैं कि भाई हम आपको मेंबर बना देंगे लेकिन वीटो पावर नहीं देंगे, वीटो पावर हमारे पास ही रहेगी, दादा हम ही बने रहेंगे। लेकिन आज वर्ल्ड के केमिस्ट्री बदल गई है, वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है और उसी का असर हुआ कि आपने देखा होगा बेचारे जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की को दुनिया के सामने कराह रहे हैं, डेमोक्रेसी कराह रही है और पुतिन अब हिटलर बनते जा रहे हैं। हालांकि पुतिन की जो डिमांड थी कि यूक्रेन जो कि बॉर्डर पे है रशिया के, ये नाटो में ना शामिल हो, नाटो ऐसी बॉडी बनाई जो रशिया के खिलाफ है। यही रशिया चाहता है कि यूक्रेन जो कि पड़ोसी है नाटो में ना शामिल हो, मगर ये मान नहीं रहे, अमेरिका मान नहीं रहा, जिसकी वजह से आज वर्ल्ड वॉर के कगार पे हम पहुंचे हुए हैं। और वर्ल्ड वॉर कौन सा? न्यूक्लियर वॉर होगा। अब जो वॉर होगा न्यूक्लियर वॉर होगा, खत्म हो जाएगा ये संसार। कहते इनके साथ साथ आम गरीब लोग, बाकी जिनका कोई लेना देना नहीं इस वॉर से, वो भी खत्म हो जाएंगे। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, एक जनरेशन ही खत्म होने के कगार पर है। इसीलिए इसमें ड्यू रिफॉर्म्स होने जरूरी हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लें। आपका क्या ओपिनियन है रिफॉर्म्स के ऊपर, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।